मैं न्यू आया हूँ, क्या मुझे समझ में आएगा? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नया है वो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि आज एक नया चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीनोमियल थ्योरम, और कुछ प्रैक्टिस सेशन हम 1 बजे के बाद करेंगे। ठीक है। ये आपके DPP 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। बड़े कई बार तो बड़े इजी इजी क्वेश्चंस भी आपको नहीं आते हैं। फिलहाल 1 बजे तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद आधे घंटे हम मल्टीनोमियल थ्योरम और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। हाँ, इस सैटरडे और संडे में आपको मैराथन क्लास मेरी देखने को मिलेगी। इस सैटरडे और संडे में हो सकता है दोनों दिन मिल जाए। यदि रवि सर की क्लास लंबी होगी तो ऑब्वियसली मेरी फिर वो दोनों मैनेज करना है, तो फिर मेरी उतनी लंबी नहीं होगी। ठीक है, उस हिसाब से होगी। चलिए, क्लियर है सब? चलिए, तो स्टार्ट करें इस चैप्टर को। हम्म। प्रैक्टिस कराएंगे बेटा, प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। इस सैटरडे संडे में आपको बता रहा हूँ आपकी मैराथन क्लास होगी। ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना होगा कितने देर की होगी, क्योंकि रवि सर की मान लो होगी तो फिर तो ठीक है। पर अभी देखो, अभी क्या करते हो ना आप, लास्ट समय क्या करते हो आप, खूब मैराथन क्लास की डिमांड करते हो। 12 घंटे ले लीजिए, 15 घंटे ले लीजिए, 20 घंटे ले लीजिए। लेकिन अभी वो सिस्टमेटिक नहीं करना चाहते। अभी आप सोचते हो केवल 1 ही घंटे पढ़ो। बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मैंने हमसे हमेशा बोला है कि आप किसी नॉर्मल बच्चे और टॉपर में अंतर इतना ही होता है कि वो टॉपर बच्चा क्या करता है, सेलेक्टेड बच्चे क्या करते हैं, वो रोज उतनी मेहनत करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक दो दो दिन बहुत ज्यादा पढ़ेंगे और बाकी दिन ऐसे ही चलते हैं, वो कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं। तो अभी से आपको ये तैयार रहना है कि जैसे रवि सर की ज्यादा क्लास हो रही तो ये मत कहो कि यार सर रहने दीजिए, बस अब क्लास मत लीजिए। तो अभी ज्यादा लोगे तो बेहतर है। ठीक है। ओके, अभी लोगे तो बेहतर है। तो प्रैक्टिस सेशन जो होगा उसमें आपको मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और PYQ सीरीज तो आपको पता ही है आज से शुरू हो रही है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके वहां से हो जाएंगे। ठीक है। यूट्यूब से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी वो तो आप वहीं से देख लीजिए। ठीक है। देखिए, एक तो चैप्टर की कोई चैप्टर होगा जिसकी लंबी क्लास होगी, और फिर प्रैक्टिस सेशन भी हो। ठीक है। मेरा पूरा है कि कम से कम सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक और बाइनोमियल, इन तीन की मैं प्रैक्टिस संडे तक आपको करा दूं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है यार। फिर वही बात है ना, आपको अभी मेहनत करिए ना। अभी क्या होगा, अभी आप ज्यादा नहीं करेंगे। अभी क्या होता है ना, आप ज्यादा मेहनत नहीं करते हो, आप सोचते हो यार थोड़ा थोड़ा करो। और आखिरी के समय बेटा, आखिरी के समय में ना आप 10 घंटे पढ़ लीजिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए, 4 दिन पढ़ने से कुछ होता नहीं है। बच्चा तो वही रिटर्न निकाल पाता है जिसने पूरे मतलब सेशन में उसने मेहनत करी है। वो आखिरी के 5 दिनों में, 10 दिनों में आप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन लगा के उससे आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे। तो जो आखिरी के समय में आप जो मेहनत करते हो। ठीक है, एक ठीक है बेटा, फिर करो, देखो करना पड़ेगा आपको, आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है। आखिरी के समय में आप खूब मेहनत करते हो, लेकिन अभी क्या करते हो, नहीं करते हो। जो आखिरी के समय में जितनी मेहनत करते हो ना, वो अभी से पूरा अप्रैल तक करो, हो जाओगे सेलेक्ट। यही तो लोग नहीं कर पाते हैं, और यही सेलेक्टेड बच्चे करते हैं। जो जिनका सिलेक्शन होता है वो यही करते हैं, और जिनका नहीं होना होता है वो क्या करते हैं, अभी तो मस्ती से पढ़ते हैं, और आखिरी के समय में क्या करते हैं, वो 5 घंटे, 10 घंटे, फिर वो मैराथन क्लास देख लिया, वहां मैराथन क्लास देख लिया, उसने बोल दिया इंपॉर्टेंट है, वो उसने वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यदि नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा, और पढ़ोगे तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता।
आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि बस इतना पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन आप ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे आए अपने, तो आप कुछ भी कह देगा, कोई मान लोगे कि यार इतना पढ़ लो हो जाएगा सिलेक्शन। तो इस चीज को है, यदि आप समझदार रहोगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, और यदि आपके अंदर समझदारी नहीं है तो कोई कुछ भी कह देगा और आप मान लोगे तो ठीक है यही चल रहा। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो प्रैक्टिस सेशन में आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि अब ये प्रैक्टिस सेशन, एक तो देखो आपकी शुरू हो गया है, एक पता है आपको पीवाईक्यू शुरू हो गया, तो वहां पीवाईक्यू का आनंद लीजिए। बाकी प्रैक्टिस अलग क्वेश्चंस की मैं आपको कराऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्याएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कहां पड़ी। ठीक है, ऐसा हुआ कि जब आप इस तरह की इक्वेशन देखो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहां से एक्स की वैल्यू आपको मिल जा रही थी, क्या मिल जा रही थी, प्लस वन माइनस वन। लेकिन क्या हुआ कि यदि मैंने कहा कि भाई मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, यहां से एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि यार ठीक है एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस वन के बराबर, तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट माइनस वन। अब प्रॉब्लम ये थी कि अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, अंडर रूट में तो हमें निगेटिव वैल्यू के बारे में पता ही नहीं था। ओके, अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू के बारे में तो पता ही नहीं था। तो यहां पर ये बोला गया कि भाई अंडर रूट जो माइनस वन है, ठीक है, जो अंडर रूट माइनस वन है उसको हम बोल दिए हैं आयोटा। याद रखना, ये मत कोई पूछना कुछ दिनों बाद कि सर आयोटा क्या होता है। तो ये जो रूट माइनस वन है, इसी वैल्यू को का नाम दिया गया है आयोटा। इसी वैल्यू का नाम क्या दिया गया है, आयोटा के बराबर दिया गया। इसी का नाम क्या दिया गया है, आयोटा दिया गया नाम। ठीक है, तो प्रैक्टिस की चिंता मत करिए, आपको इस वीक में संडे तक आते आते आपको ये फील होगा कि आपको 6 बजे यूट्यूब पर बेटा आपको ये फील होगा कि आपके सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, इनकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, ठीक, चलिए, तो एकदम इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है, सीक्वेंस की फिर भी मैंने काफी करवा दी थी आपको प्रैक्टिस, पर बाकी सीक्वेंस की भी करा दूंगा, सबकी करा के अच्छी खासी करा दूंगा, जिससे एक ना देखो जितना ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे ना, एक अंदर से संतुष्टि आती है, उसी को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। अभी जो जितने मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है ना, कहाँ करवाई है, नहीं करवाई है, तो अभी क्या ना आपको वो जो अंदर से जो वो सुकून सा होगा ना, वो नहीं मिल रहा होगा। अभी आपको ना क्या हो लग रहा होगा, अरे यार कुछ मतलब क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन यही जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एक अंदर से एक अलग सा सुकून सा मिलेगा आपको। यार कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में फायदा करता है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने से नहीं फायदा होता कुछ भी। आपको किस चीज का फायदा होगा, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक अलग से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आपके लिए फायदेमंद होता है। और यदि वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एग्जाम के आखिरी के दिनों में आपको क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो वो चीज के लिए आपको प्रैक्टिस पहले से ही करनी है। तो हुआ क्या, जब x बराबर अंडर रूट में जब नेगेटिव आ गया, तो उसे हमने बोल दिया आयोटा। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मुझे ये बताइए कि रूट माइनस थ्री कितना होगा, देखो रूट ए इंटू रूट बी, ये रूट ए बी हो जाएगा, लेकिन ये कब संभव है। ठीक है, कब संभव है बेटा, जब ए एंड बी, ठीक है, ए और बी में से कम एक, कम से कम एक
नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब यह है कि कम से कम एक जो होना चाहिए वो आपका या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो। दोनों नेगेटिव के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हो? दोनों नेगेटिव के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी देख, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि रूट -2 और रूट-3 इज नॉट इक्वल टू रूट-2 इंटू रूट मतलब -3। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि ये दोनों में से कम एक आपका नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि आपने रूट-2 लिखा है और रूट-3 लिखा है तो इसे आप लिख दीजिए रूट-2 इंटू -3, मतलब रूट-6, रूट-6। अब रूट-6 को आप लिख सकते हो रूट-6 इंटू रूट-1, और रूट-6 को रूट-6 और रूट-1 को आयोटा लिख दिया। ठीक है, तो रूट-2 इंटू रूट-3 आपका रूट-6 आयोटा बन जाएगा, रूट-6 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, ओके, बताइए, समझ में आ गया ना कि आप जब भी दो अंडर रूट में अलग अलग चीजें हैं वो मल्टीप्लाई तभी हो सकती हैं जब कम से कम एक नॉन नेगेटिव हो, मतलब दोनों नेगेटिव हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो मल्टीप्लाई हो जाए। हाँ, एक देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो चलेगा, जीरो भी चलेगा, एक कोई जीरो भी हो तब भी चलेगा क्योंकि वो टोटल को जीरो कर देगा। इसमें कोई समस्या हुई नहीं आपको? तो आयोटा की फाइनली हमें समझ में आया कि आयोटा की वैल्यू रूट-1 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आयोटा क्यूब की कितनी होगी, आयोटा की पावर 4 की कितनी होगी, आयोटा की पावर 5 की कितनी होगी, आयोटा की पावर 6 की कितनी होगी? ठीक है, जल्दी बताइए। देखो, आयोटा रूट-1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इसी का दोनों साइड स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -1। आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, जो कि माइनस आयोटा के बराबर है, जो कि माइनस आयोटा के बराबर है। देखो, मैं फिर से कहूंगा कि जो प्रीवियस बच्चे जो हमसे पहले से पढ़ चुके हैं वो कोशिश करा करें कि जब उन्हें जितना समझने की जरूरत हो केवल उतना समझें। कई बार जब बेसिक्स क्लास होती है और उन्हें लगता है कि पहले से आता है तो वो क्लास को लाइव मत देखा करें, एक बार रिकॉर्ड, एक बार आप पीडीएफ देख लें कि सर ने कुछ नया तो नहीं पढ़ाया, तो फिर आप देख लें। समय बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कीमती है, आप इतने देर में प्रैक्टिस कर सकते हो। वो कोशिश करेंगे जब प्रैक्टिस सेशन आए या फिर कुछ नया पढ़ाया जाए या जो उनको नहीं आता है वो चीज है तो वो सीखने के लिए उस पर वो फोकस करें। ठीक है, आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 और -1 कितना हो जाएगा, +1 के बराबर। ठीक है, ठीक, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 आपका 1 के बराबर, आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 4 है इंटू आयोटा है, और आयोटा हो जाएगा आयोटा की पावर 6 आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा, -1 के बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें आ जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए, और कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, इस पर भी फोकस कर लेते हैं। ओके, देखो, कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे। जैसे कि 1/आयोटा जो होगा वो आपका क्या होगा, माइनस आयोटा के बराबर। 1/आयोटा जो होगा वो माइनस आयोटा के बराबर होगा, ये बार बार आपको इस्तेमाल होते मिलेगा। कैसे हुआ भाई, आयोटा से इंटू कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मोस्टली केसेस में आपको इस्तेमाल होगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या होगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 + आयोटा माइनस आयोटा होगा। कैसे? हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर जो कि -1 मतलब माइनस आयोटा हो गया, तो 1/आयोटा जो होगा वो माइनस आयोटा के बराबर होगा। ठीक है,
पहला रिजल्ट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा रिजल्ट ये है कि आयोटा की 4 लगातार पावर, मतलब वो आपकी क्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आयोटा की पावर n+2 और आयोटा की पावर n+3। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आयोटा की 4 लगातार पावर का सम जो होता है वो 0 होता है। ये भी क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी क्या होगा, आपका इस्तेमाल होगा। ओके, आयोटा की 4 लगातार पावर का सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक, अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमें जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 101। देखो, जरूरी नहीं है कि ये चीजें आपको डायरेक्ट पूछी जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि हर छोटी सी छोटी चीज आपको आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ऐसा, पहले तो आया हुआ है लेकिन अब शायद उतना मुश्किल है कि आएगा, लेकिन वो किसी और फॉर्मेट में या फिर किसी बड़े क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में ये छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस सब का सम क्या हो जाएगा, मिलकर 0 हो जाएगा। ठीक है, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 0 होगा, 4 लगातार पावर का सम। अच्छा, और कुछ याद रखना है, बात समझ में आ गई? क्योंकि आयोटा की पावर 100, 101, 102, 103 क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। और कुछ चीजें आपको याद रखनी है, उन चीजों में एक ये है रिजल्ट आपको कि आयोटा 4 के मल्टीपल में क्या होता है, 1 होता है। हमेशा आयोटा 4 के मल्टीपल में क्या होता है, 1 होता है। 4 के मल्टीपल में कितना होता है, 1 होता है आयोटा। इसका मतलब है कि आयोटा की पावर, मैंने कहा भाई आयोटा की पावर 4n+3 बताओ आप, तो आप कहोगे आयोटा की पावर 4n और आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4n और आयोटा की पावर 3। बेटा मैं DPP3 भेज देता, लेकिन एक्चुअली में जो मतलब इस नोट्स को बनाते हैं जो हमारी टीम है, उसमें जो मेरा काम करते हैं वो एक्चुअली में 2 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं, जिसमें उनके फैमिली मेम्बर में पिताजी की तबीयत खराब होगी, तो वो अवेलेबल नहीं है। वो आज या कल में अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, DPP3 भी ओके, वो तैयार है, बस अब वही वो उसको प्रोसीड कर सकते हैं एक्चुअली में। चलिए, 2 तक तो मिल गई आपको, 3 है, और मोस्ट चांसेस हैं कि मैंने बोला था आपसे कि PYQ जो क्वाड्रेटिक का बचा है वो आज मिल जाएगा, तो पूरी पॉसिबिलिटी कि आज मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो आयोटा की पावर 4n+3 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 4n क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, और आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब जो हो जाएगा वो आयोटा स्क्वायर -1, मतलब माइनस का आयोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। मतलब आयोटा की कोई बड़ी पावर, जैसे मान लो 102 निकालनी है, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना आपको इस्तेमाल होंगी, और जब मैं डायरेक्ट वहां लिखता हूं तो बच्चा ये पूछता है कि सर ये समझ में नहीं आया कि आपने कैसे कर दिया, क्योंकि वो इस लेक्चर को अच्छे से नहीं देखता है, उसे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक, देखिए मेरी DPP के अलावा PYQ लगवाइए आप, और PYQ तो वैसे मैं दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आप पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यदि आप थोड़ा डिले PYQ चाहते हो तो मैं दे दूंगा, नहीं तो आपको क्लास के समय ही पहले से ही लगाना होता, तो फिर आपको, आप बुक होगी आपके पास, तो PYQ लगाइए, और DPP में जो दे रहा हूँ लगाइए। बाकी अभी ज्यादा कुछ मत ट्राई करिए। ठीक है, बाकी कुछ ट्राई करने की भी वैसी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका टाइम बच रहा है तो फिर सोच सकते हो कुछ। आयोटा की पावर 102 निकालना, देखो आयोटा की कोई सबसे बड़ी पावर कुछ भी निकालना होगा तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। आयोटा की बड़ी पावर यदि निकालना है तो आपको क्या से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। जो भी शेषफल बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको लिख देना है। तो जब अब 102 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसको 2 रिमाइंडर लिख देंगे, और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा।
मान लो आयोटा की पावर 105 लिख देते हैं। तो इसको यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, तो आयोटा की पावर 1 लिख देंगे, मतलब आयोटा हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो मतलब समझ में आएगा? बताइए, बोलिए, बोलो भैया, समझ में आ गई नहीं बात? क्लियर है ये चीज कि आयोटा की कोई बड़ी पावर यदि निकालनी है तो केवल 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, वही आयोटा की पावर में लिख देना है। ठीक है, चलिए। तो एक तो बात ये समझ में आ गई। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है आपको। आयोटा 4 के मल्टीपल में 1 होता है, सीख लिया ना, 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो लिख देंगे, बस हो गया यार। बस पर ज्यादा कोई, बहुत ज्यादा करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। अब हम बात कर लेते हैं, जो चैप्टर का नाम है उस पर भी तो बात करना जरूरी है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा? जेड से। ठीक है। जब आप अभी तो यहाँ हो, लेकिन जब मैंने पढ़ाई करी है, आगे की जो पढ़ाई, उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को ना ऐसे काट के लिखा गया है, जेड बा ऐसे जेड के लिखा गया। तो पहले तो मैं लिखता था, पर अब नहीं लिखता हूं मैं इसको। तो आप ऐसे लिखिए, क्योंकि आपके बुक में ऐसे ही लिखा होता है, जेड बराबर, ठीक है, एक्स प्लस एओटा वाई। ये आपकी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्चुअली में ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, एक्स प्लस एओटा वाई का मतलब है कि एक्स कॉमा वाई। इस चैप्टर को एक्चुअली में आने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आना चाहिए। अब इसको मैं जो शुरू स्ट्रेट लाइन के बाद करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन फिर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगी। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का जिक्र है इसमें। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई। जेड क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई। अब जैसे मैं आपसे कहूं, अच्छा इस एक्स को क्या बोलते हैं हम? ये जो एक्स है, अच्छा एक्स कॉमा वाई तो जानते हो ना, ये 2D का एक पॉइंट है। ठीक है भाई, हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ी है, तो एक्स कॉमा वाई ऐसे पढ़ा है ना, 2,3, 3,4, वैसे ही एक्स कॉमा वाई है। एक्स, ये जो एक्स है उसे हम बोलते हैं रियल, REZ, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होती हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जेड का वास्तविक भाग, जेड का क्या है? वास्तविक भाग, जेड का वास्तविक भाग। और वाई को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का काल्पनिक भाग। ठीक है, एक मिनट बेटा रुके रहना। चलिए,
तो देखो क्वाड्रेटिक वाली आपको डीपीपी मिल जाएगी पी वाई की भी, ठीक है, 70 क्वेश्चंस के बाद। एक्स को हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड। एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, और वाई क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जैसे मैंने आपसे ये बोला कि जेड बराबर यदि 2 + 3 आयोटा है, तो आप 2 को क्या बोलोगे, रियल पार्ट ऑफ जेड। देखो हम शॉर्ट में लिखेंगे हमेशा, और 3 क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको यदि हम डिनोट करें कि इसको हम क्या बोलेंगे, कोई अंतर नहीं है बेटा, वो नोटेशन होता है। देखो नोटेशन होता है, जैसे ना आप फोर्स को एफ से डिनोट करने लगे, कई बार फोर्स को किसी और भी क्वांटिटी से डिनोट कर दिया जाता है, तो वो है, कोई ऐसा कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो देखिए जेड क्या है, 2 + 3 आयोटा है। 2 + 3 आयोटा का मतलब क्या हो गया कि ये 2,3 है। इसका मतलब क्या है, ये 2,3 है। अब 2,3 का क्या मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पर वो दो डिस्टेंस चला होगा, और वाई डिस्टेंस, वाई पर कितना चला होगा, 3 चला होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वही 2,3 है, और यही आपकी ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली में क्या है, ये पॉइंट है। क्या है, एक पॉइंट है। ओके, ये क्या है बेटा, एक पॉइंट है। ये 2,0, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2,3। तो मतलब कम से कम ये समझ गए होगे कि कोई भी, रिसू जी कह रहे हैं मैं एयरफोर्स वाले बैच से हैं, तो बढ़िया है बेटा, अच्छी बात है। क्या पेपर अच्छा हुआ था, अनुज जी भी एयरफोर्स वाले से हैं, पेपर सही हुआ होगा। सही होता है यार एयरफोर्स का पेपर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जेड क्या है बेटा, 2 + 3 है बेटा। मतलब अब मेरा कहने का ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखकर आप ये समझ लोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर देखकर ये समझ जाओगे आप कि यार वो किस क्वाड्रेंट की है। जैसे मैं कहूं कि ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट की है, किस चतुर्थांश की है, तो जल्दी बताइए कि किस क्वाड्रेंट की है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है, प्रथम चतुर्थांश की है। किसकी है ये, प्रथम चतुर्थांश की है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्रथम चतुर्थांश की है, प्रथम चतुर्थांश की है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश की है। ओके, तो अब आप बताइएगा मुझे कि कब, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट की है। मैं लिख देता हूं Z1 बराबर 4 + 6 आयोटा, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। Z2 बराबर 4 - 6 आयोटा, ये किस क्वाड्रेंट का है। Z3 बराबर -4 + 6 आयोटा, ये किस क्वाड्रेंट का है। और Z4 बराबर -4 - 6 आयोटा, ये किस क्वाड्रेंट का है। जल्दी बताइएगा फटाक से। तो ये वाला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है, प्लस माइनस होता है मतलब। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्थ का हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड का हो गया, और ये क्या हो गया आपका, थर्ड का हो गया। तो कम से कम ये पता कर पाओगे आप। वन फोर टू थ्री सीक्वेंस है, ठीक है। तो कम से कम इससे पता कर लोगे कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इससे पता कर लोगे आप कि किस क्वाड्रेंट का है। चलिए ये समझ में आ गया। ये छोटी छोटी चीजें आपको इस्तेमाल होंगी इसलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद हम ये जानते हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है A1 B1, यदि A2 B2, यदि ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, क्रमित युग्म। यदि ये दोनों इक्वल हैं, मैं कहूं आपसे कि A1 B1 A2 B2 के इक्वल है,
तो ये तभी संभव है जब a1 a2 के बराबर हो जाए एंड b1 b2 के बराबर हो जाए। b1 क्या आ जाए, b2 के बराबर हो जाए। a1 a2 के बराबर हो जाए और b1 b2 के बराबर हो जाए। ठीक है। अरे यार अभी रुक जाओ ना, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको ना, अभी खत्म नहीं हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, परेशान मत हुआ करो पहले। ठीक है। तो देखो, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में तब बराबर होंगे जब a1 a2 के बराबर हो जाए b1 b2 के बराबर, क्योंकि आप जानते हो ये जो 2,3 होगा इज नॉट इक्वल टू 3,2, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेट में हो जाता है, यदि आप जब सेट पढ़ते हो तो सेट में 2,3 ऐसे लिखा हुआ है तो 3,2 ये दोनों चीजें इक्वल हैं। पर जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो a1 b1 a2 b2 ये तभी इक्वल होगा जब a1 a2 के बराबर होगा, b1 b2 के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि 2,3 के ही बराबर होगा, वो 3,2 के बराबर नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा एक चीज। इसीलिए हम बात करेंगे, यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने की बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, ठीक है। तो जैसे मान लो Z1 बराबर हमने ले लिया a1 प्लस आयोटा b1 और Z2 बराबर हमने ले लिया a2 प्लस आयोटा b2, और मैंने ये कहा कि भाई Z1 बराबर Z2 है, Z1 बराबर क्या है, Z2 है। तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगी जब a1 बराबर a2 होगा एंड b1 बराबर b2 होगा। ये दोनों होना चाहिए, a1 बराबर a2 होना चाहिए एंड b1 बराबर b2 होना चाहिए, तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगी। कहने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 होना चाहिए। दोनों के रियल पार्ट बराबर होने चाहिए और दोनों के इमेजनरी पार्ट बराबर होने चाहिए, तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगी। मतलब 2 प्लस 3 आयोटा जो होगी इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, ये गलत है। 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल होगा तो वो 2 प्लस 3 आयोटा के ही बराबर होगा। रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। देखो ये पढ़ना पड़ेगा, कुछ बच्चे ना पहले से पढ़ चुके होंगे, उनके लिए बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यार अब मैं सिलेबस करा रहा हूं तो मुझे ये चीजें तो पढ़ानी ही पड़ेंगी ना। अब वो अलग बात है कि आप पहले से पढ़ के रखे हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है। मान लो आपको, छोड़ो क्या एग्जाम्पल क्या देना है यार, हो गया सर, ये बेकार बेकार एग्जाम्पल देते हो आप। तो समझ गए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगी, जब रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। इनइक्वलिटी के बारे में क्या ख्याल है। जैसे मान लीजिए कि Z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1 है और Z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2 है, तो Z1 ग्रेटर देन Z2 इज मीनिंगलेस। इनइक्वलिटी का मीनिंगलेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वलिटी मतलब असमीका, इनइक्वलिटी मतलब असमीका होल्ड नहीं करती है, मतलब कोई मतलब नहीं होता है, होल्ड नहीं करती है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स छोटा या बड़ा नहीं होते, छोटा या बड़ा नहीं होते, छोटा या बड़ा नहीं होते। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे वाले से बड़ा है। इनइक्वलिटी का कोई रोल नहीं होता है। क्या हो गया, तो इनइक्वलिटी डज नॉट होल्ड। ये मतलब ऐसा नहीं सोचना है आपको कि ये 2 प्लस 3 आयोटा है और ये 1 प्लस 3 आयोटा है तो ये इससे बड़ा है, नहीं।
आप सोच लो कि यार ये देखो 3 है और 2 क्योंकि 1 से बड़ा है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ी हो गई, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? कह रहा सर यदि z बराबर -2 -21, ठीक है, तो ये समझ गए कि आप इनइक्वलिटी का कोई रोल नहीं होता। कुछ भी हो बेटा, यदि आप z बराबर आयोटा लेते हो तो आप z बराबर आयोटा को क्या लिख सकते हो, 0 + आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 जो हो जाएगा इस समय 0 हो जाएगा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, जो आयोटा के साथ लिखा होगा। आयोटा कहाँ जी, क्लास होगी बेटा, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। यदि Z2 बराबर मान लो 25 है, तो इसको भी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में लिख सकते हैं बेटा, इसको भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो Z2 25 है मान लीजिए, तो हम Z2 को क्या लिख सकते हैं, 25 + 0 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ Z2 जो बोलेंगे वो 25 बोलेंगे, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 जो बोलेंगे वो क्या बन देंगे, 0 बोल देंगे। दिवाली तक यार कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद मैं 2 चैप्टर और चाहूंगा कि कंप्लीट हो जाए, कम से कम 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए। अब मुझे ये सोचने दो कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लास्ट क्लास मेरी 10 तारीख चलेगी। कैसे हो सकता है, मैराथन क्लास से। ठीक है, क्योंकि मुझे भी सुकून चाहिए इस बात का कि आपके इतने चैप्टर रह जाए। आप टेंशन मत लो, आपसे ज़्यादा चिंता होती है, बस मेरी अभी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से ना वो मैं उतना नहीं कर पाया। ठीक है, अभी फिलहाल अ, ठीक है, मतलब ठीक है, मेरी वीकनेस जो थी वो भी लगता लगता मुझे धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक है, और फीवर भी समझ लो नहीं आ रहा है अब, तो मतलब ठीक है। उसी बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको मैराथन क्लास के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, चलिए, अभी तो देखो एक एक्स्ट्रा क्लास तो आपकी यूट्यूब वाली चलेगी, आइएगा सब लोग, मस्ती से पढ़ाई करेंगे। अच्छे कुछ देखो, PYQ करवाऊंगा तो अच्छे वाले करवाऊंगा। चलिए, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर तो देख लिया आपने, क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर तो देख लिया आपने। ठीक है, तो जैसे मैं कहता हूं कि इस इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर को बताइए ये कहां मौजूद है। Z1 बराबर आयोटा, Z2 बराबर 1, Z3 बराबर -1, और Z4 बराबर माइनस आयोटा। ये सारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां मौजूद है। ठीक है, तो पहला वाला हम देखते हैं, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो आयोटा का मतलब हो गया 0 + आयोटा, मतलब 0, 1। रियल पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट 1 है, मतलब 0, 1 है। ये आपकी क्या हो गई, Z1 हो गई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 1 का मतलब हो गया 1 + 0 आयोटा, मतलब 1, 0। तो 1, 0 यहां पर हो गया, 1, 0, और ये 1, 0 हो गया आपका Z2। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि ये कभी कभी तुम्हें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में ये कहां है। ठीक है, तो देखिए -1 मतलब हो गया -1 + 0 आयोटा, मतलब -1, 0। वो यहां कहीं होगा -1, 0। ये आपका क्या हो गया, Z3 हो गया। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, माइनस आयोटा मतलब 0, - आयोटा, मतलब 0, -1। तो 0, -1 कहीं यहां पर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Z4। तो कम से कम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को 6 बजे बेटा क्लास, Z1 Z2 Z3 इनके बारे में आप जान गए कि ये कहां पर मौजूद है। ठीक है, ये कहां पर मौजूद है ये आप जान गए हो। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि एडिशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सब्ट्रैक्शन। ये चीजें भी बेसिक चीजें आनी चाहिए। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्याओं का योग। तो जैसे मान लीजिए Z1 आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1
2 + 3 आयोटा, और Z2 क्या है आपका 4 + 6 आयोटा। तो मैंने कहा भाई इसको जोड़ के बताइए आप, Z1 + Z2 बताइए। तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट में कर देंगे और इमेजनरी को इसमें इमेजनरी में कर देंगे। ठीक है, रियल पार्ट को किस में कर देंगे, रियल पार्ट में। देखो Z1 + Z2 की बात करें, मतलब रियल पार्ट 2 4 के साथ ऐड हो जाएगा और 3 + 6 ऐड हो जाएगा। रियल पार्ट में, इमेजनरी पार्ट में, तो 6 + 9 आयोटा हो जाए, 6 + 9 आयोटा। सिमिलरली आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्शन आप कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 - Z2 यदि करना हो तो 2 - 4 हो जाएगा। रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट से हो जाएगा। तो -2 -3 आयोटा। ठीक है, क्यों नहीं, सब्ट्रैक्शन भी होता बेटा। आप घटा दीजिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटा दीजिए, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से घटा दीजिए। ठीक है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन, गुणन, तो वो भी तो सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। नॉर्मली जैसे संख्याओं का करते हैं वैसे ही करेंगे। Z1 × Z2 कितना होगा, 2 + 3 आयोटा, 4 + 6 आयोटा। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करना है तो क्या होगा, देखो ये ज्यादा ही परेशान रहता है। देखो यदि मल्टीप्लिकेशन करना है तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम जैसे नंबर्स का करवाते हैं। 2 का 6 आयोटा में कराएंगे 12 आयोटा आएगा, 3 आयोटा का 4 में कराएंगे 12 आयोटा आएगा, और 3 आयोटा का 6 में कराएंगे 6 आयोटा में, तो 18 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 के बराबर, प्लस 12 12 24 आयोटा हो जाएगा, और 18 आयोटा स्क्वायर माइनस का 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, -10 + 24 आयोटा। 22 बता रहा है यार, हैं? -10 + 24 आयोटा। ठीक है, चलिए, और अब डिवीजन की बात करें। डिवीजन से पहले हाँ चलो डिवीजन की बात कर लेते हैं। यदि Z1/Z2 की बात करें हम, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थी, 2 प्लस क्या था, 3 आयोटा, और 4 + 6 आयोटा, यही था। हाँ। यदि हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन कैसे करेंगे, तो डिवीजन अब लिख तो दिया मैंने Z1/Z2, पर क्या अब यहीं पे छोड़ देंगे हम, क्या क्या मतलब रहेगा इसका। हम क्या करेंगे, नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, नीचे के अपोजिट साइन से। हम बात करेंगे कि इसे कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल ये कह रहे हैं, ठीक है बेटा, 6 बजे यूट्यूब पर क्लास है, बस एक ही बात बार बार ना बोलो। ठीक है, बजरंग लोढ़ा जी कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है भैया, इसमें कहा है समझ में नहीं आ रहा है भाई, है 2 + 3 आयोटा, 4 + 6 आयोटा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे डिवाइड लिखा गया है तो कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखेंगे, हम नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे। हम बाद में बात करेंगे किसे कॉन्जुगेट बोलते हैं और क्या होता है ये सब, लेकिन फिलहाल हम ये कहते हैं कि भाई नीचे के मैम ने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके।
फेब तक कंप्लीट करवा दूंगा बेटा सिलेबस आपका मैं, ठीक है, फेब लास्ट। चलिए, तो अब मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए याद रखिएगा एक चीज, ये बार बार इस्तेमाल होगा, सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बार बार इस्तेमाल होगी, याद रखिएगा। 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, ये कितना होगा, 2² + 3²। 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा क्या होगा, 3² + 4²। 4 + 6 आयोटा, 4 - 6 आयोटा क्या होगा, 4² + 6²। 10 + 3 आयोटा और 10 - 3 आयोटा कितना होगा, 10² + 3²। समझ रहे होगे ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। 6 AM पर कौन सी क्लास होती है आज सुबह सुबह, शाम को होगी, ठीक है। सब लोग डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज पे जुड़ जाओ, वहां पर जाकर आपको दिख जाएगा बेटा क्लास कब से है, डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज। तो देखिए, अब हम 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 का 6 में करेंगे माइनस का 12 आयोटा आएगा, 3 आयोटा का 4 में करेंगे प्लस का 12 आयोटा आएगा, और 3 आयोटा का इसमें करेंगे -18 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 4² + 6² हो जाएगा, 4² + 6² हो जाएगा, ये कट जाएगा 8, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +18 आ जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा ये, ठीक है, नीचे कितना बन जाएगा ये, 16 + 36, 18 8 कितना हो जाएगा, 26/52, 1/2 कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज, ये यूट्यूब का नाम है बेटा। तो 1/2 आ गया, समझ में आ गया कि Z1/Z2 कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके डिवाइड में होगी तो आपको क्या करना है, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट इन द सेंस कि यहाँ प्लस लिखा है तो माइनस से करेंगे, माइनस लिखा है तो प्लस से करेंगे, माइनस लिखा है तो प्लस से करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये बोला कि एक क्वांटिटी मैंने Z1 दे दी 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। अब इस Z1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को, इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, तो आपको ये पता करना है कि भाई ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ना डिवाइड में लिखी गई हैं और उनको बोलकर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है Z1। अब इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, नीचे के अपोजिट साइन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा, और नीचे देखो सेम 1² + 1², समझ में आ रहा है, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, यही तो होगा। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट गया, आ गया आयोटा। तो ये रिजल्ट के तौर पर याद भी रखिएगा, एक रिजल्ट है वो याद रखिएगा कि 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा आपका आयोटा के बराबर होता है, ठीक है। और 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा ये कितना हो जाएगा, 1/आयोटा के बराबर। भाई उल्टा करते हैं दोनों को, यदि हम दोनों को उल्टा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/आयोटा हो जाएगा। 1/आयोटा जो होगा वो -आयोटा के बराबर होगा, ये बता चुका हूं मैं। तो ये भी याद रखिएगा कि 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, -आयोटा के बराबर होगा। ये रिजल्ट आपको इस्तेमाल होते मिलेंगे, पहला रिजल्ट और ये दूसरा रिजल्ट, ये क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तो ये मत कहना कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा। तो सर बहुत बोरिंग क्लास है, पहले ही क्लास में सारे क्वेश्चंस कैसे कराने लगूंगा बिना टॉपिक पढ़ाया यार, क्योंकि आप पहले से पढ़े हो तो आपको वही चीज लगेगी ना।
ठीक है, ओके, क्योंकि आपके पहले से पढ़े हो इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन अब ये क्लास तो सबके लिए चल रही है ना। ठीक है, तो जब तक कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? डायरेक्ट पीवाईक्यू करवा दूं? है, चलिए। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, कल ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जैसे इस पर क्वेश्चन ऐसे बन गए कि इफ 1 + i/1 - की पावर n² बराबर 1, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ n, लीस्ट वैल्यू ऑफ n का न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, n का क्या करना है, न्यूनतम मान बताना है। ऑप्शन है 1, 2, 3, नन। n का न्यूनतम मान बताना है जिसके लिए वैल्यू क्या हो जाए, n के बराबर हो जाए। ठीक है, शाम को क्वाड्रेटिक प्रीवियस ईयर होगा, क्वाड्रेटिक का प्रीवियस ईयर। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 + i/, 1 - i क्या होता है, आयोटा के स्क्वायर आयोटा के बराबर। तो आयोटा का n² यदि 1 के बराबर है, तो हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू 4 जो होती है वो 1 होती है। मिनिमम, मिनिमम आयोटा की पावर 4 1 होगा। आयोटा की पावर 8 भी होगा, आयोटा की पावर 12 भी होगा, लेकिन सबसे कम जो होता है वो 4 होता है। इसका मतलब n² को 4 होने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। तो n 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम 1 बजे, अब से 2-4 मिनट बाद, 5-7 मिनट बाद मल्टीनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके DPP-1 की। ठीक है, तो ये DPP-1 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक पर आगे कल हम बात करेंगे, और कल फिर से मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, इसके आगे DPP के जितने क्वेश्चंस हुए रहेंगे उसके आगे के क्वेश्चंस कल कराएंगे। मिलते हैं 1 बजे, मतलब 5 मिनट बाद। थोड़ा सा रेस्ट ले लो।
चलिए, तो मल्टीनोमियल थ्योरम में क्या करना है? मल्टीनोमियल थ्योरम में आपके एग्जाम में बहुत पहले एक आध क्वेश्चन आया था इस पर। इसमें ऐसा होता है कि यदि मैं, जैसे कि ये एक्सपेंशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xk की पावर n, यदि मैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं आपसे, मैंने आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इसमें, पदों की संख्या। तो आप क्या बोलोगे? पदों की संख्या क्या होगी? तो पदों की संख्या होगी n प्लस के माइनस वन सी के माइनस। कैसे बताया आपने? क्योंकि यहां पर इसके अंदर के टर्म्स थे। यहीं पर यदि यहां पर कितने टर्म होते? यदि 3 टर्म होते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, और आपसे पूछा जाता नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, आप पदों की संख्या बताइए, तो आपका जवाब क्या रहता? n प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस n प्लस थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन। यहीं पर 4 होता, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछता। तो आप k की जगह क्या रखते? 4 रखते। k की जगह क्या रखते? 4 रखते। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो हो गया आपके पदों की संख्या। लेकिन हमसे यदि कोफिशिएंट पूछा जाए इसमें, जैसे कि x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xk की पावर n, इसमें यदि हमें किसी का कोफिशिएंट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया a प्लस बी प्लस सी की पावर 12, और इसमें चाहिए मुझे कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 5। मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 5, ये आपको निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3, b की पावर, जैसे मतलब इसका एक्सपेंड कर रहे हो तो कोई एक ऐसा टर्म आएगा ना कि जैसे a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 5 आएगा, उसका कोफिशिएंट बताना है आपको। तो आपको करना क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा। ये वाली क्वांटिटी आप लिखोगे 12 फैक्टोरियल, ठीक है? यहां जो भी होगा 12 फैक्टोरियल लिखोगे, और नीचे लिखोगे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो n1 n2 n3 फैक्टोरियल करके लिख लीजिए। और जो पहला वाला है उसकी पावर n1 डाल दीजिए, जो दूसरा टर्म है उसकी पावर n2 डाल दीजिए, और जो तीसरा टर्म है उसकी पावर आप क्या डाल दीजिए? n3। वेयर ये जो n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा, ये आपका क्या होना चाहिए? 12 के बराबर होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि ये जो n1 n2 n3 है वो क्या होना चाहिए? 12 के बराबर होना चाहिए। बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का कल मैंने बताया था कि एक टॉपिक अभी तक तो नहीं ऐसा कोई एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा, लेकिन आ सकता है, इसलिए पढ़ लो। तो n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल लिख दिया। पहले वाले की पावर a1, दूसरे की पावर n2, तीसरे की पावर n3, और आपको पता है n1 n2 n3 मिलके 12 होना चाहिए। अब आप देखिए आपको क्या पूछ रहा है, a क्यूब पूछ रहा है, तो n1 कितना हो जाएगा? 3। आपको b की पावर 4 पूछ रहा है, तो b इसकी पावर 4 होना चाहिए, तो n2 को क्या होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा। और c की पावर 5 होने के लिए n3 को क्या होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये n1 n2 n3 डाल देंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। तो अब ये कितना बन जाएगा? क्योंकि यही हमारा आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा कि आप n1 बराबर 3 डाल दीजिए, n2 बराबर 4 डाल दोगे, और n3 बराबर 5 डाल दोगे, तो फिर ये वाली पूरी क्वांटिटी बन जाएगी समथिंग इंटू a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 5, और हमें इसी का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये आपका कोफिशिएंट होगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान ज्यादा था, क्योंकि इसमें n1 n2 n3 की वैल्यू बहुत ज्यादा कठिन नहीं है निकालना, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, इस चीज का भी इस्तेमाल करना होता है n1 n2 n3 की वैल्यू निकालने के लिए इस टॉपिक में। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, तो शायद और क्लियरिटी आपको आएगी। जैसे मैंने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 1 इन
1+a-b+c की पावर 9 इसमें चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 1। अब देखिए ये जो लिखते कैसे हैं, पहले आप लिखोगे 9 फैक्टोरियल अपॉन कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4 है ना, तो आप n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल लिख दीजिए। और जो पहला वाला है उसकी पावर n1 लिख दीजिए, दूसरे वाले की पावर n2 लिख दीजिए, तीसरे की पावर n3 लिख दीजिए और चौथे की पावर n4 लिख दीजिए। ये बड़ा सिंपल कहानी है कि आपको इसमें टर्म्स देखने हैं, कितने टर्म्स का प्लस लिखा गया है, उतने n1 n2 n3 n4 फैक्टोरियल लिख लीजिए और सबकी पावर, एक पर n1, दूसरे पर n2, तीसरे पर n3, चौथे पर n4 लिख दीजिए। ये तो आप ऐसे ही लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यह देखना है कि आप जितने नंबर्स हैं उनको बाहर ले लीजिए, यहां ज्यादा नंबर है नहीं, तो 1 की पावर लिखने की जरूरत है नहीं। यहां -1 की पावर n3 है, उसको मैं बाहर ले लेता हूं, -1 की पावर n3। तो a की पावर n2 हो गया, b की पावर n3 हो गया, c की पावर n4 हो गया। अब आप कंपेयर करेंगे तो n2 को क्या चाहिए, अच्छा एक और चीज है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 कितना होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए n2 को आप क्या ले लोगे, 3, n2 कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। भाई जब n2 3 होगा तभी तो a क्यूब आएगा, और n3 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। जब n3 4 होगा तभी तो b की पावर 4 आएगा। और n4 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, n4 कितना होना चाहिए, फटाफट बताइए, n4 कितना होना चाहिए, फटाफट बताओ n4 की वैल्यू, जल्दी 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 जल्दी, n4 की वैल्यू, n4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताइए n4 की वैल्यू। यदि मुझे इसका कोफिशिएंट चाहिए तो मैं यहां पर n4 को क्या लूंगा, 1 ना भैया। अरे यार सिंपल है यार, आप ये इसको इसको यदि ये लेकर आना है तो सिंपल समझ में आता है कि क्या रखेंगे हम। अब आपको जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपका आंसर जो है वो ये है, आपका आंसर क्या है। यदि आपने n2 को 3 लिख दिया, n3 को 4 लिख दिया, n4 को 1 लिख दिया, तो ये चीज तो ये बन जाएगी, और इसी का ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, गुणांक। तो आपका n2 n3 n4 तो मिल गया, तो रख दीजिए 3 + 4 + 1 बराबर 9। तो n1 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। n1 कितना आ जाएगा, 1 के बराबर, सारा मिल गया। 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और -1 की पावर n3। n3 कितना है, 4। और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत। तो यही आपके मल्टीनोमियल थ्योरम में है। बाकी इस पर एक आध दो क्वेश्चन और मैं बाद में कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन में, जहां पर थोड़ी सी कठिनाई आपको नजर आएगी, पर कॉन्सेप्ट यही है। n1 n2 n3, देखो ये वाला स्टेप तो आपको लिखने ही लिखना है, उसके बाद थोड़ी सी और चीजें हम करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम कर लेते हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे साथ में। ये क्वेश्चन है इस पर कि एनसीएक्स यदि एनसीवाई के बराबर है तो क्या होता है। देखो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं तो एक्स वाई के बराबर होता है, या फिर एक्स प्लस वाई क्या हो जाता है, एन के बराबर, ठीक है। तो यहां पर ये जो 3r होगा वो r+3 के बराबर करोगे तो 2r बराबर 3, ये संभव नहीं है। इसका मतलब 3r + r+3, जो इन दोनों का सम होगा वो कितना होगा, 15 के बराबर होगा। तो 4r बराबर 12 हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। r कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। ठीक है, r कितना हो जाएगा, 3 के बराबर।
अरे भैया इसमें समझ में क्या, ये एन सी एक्स यदि एन सी वाई के बराबर है तो एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, या फिर एक्स प्लस वाई क्या होगा एन के बराबर। तो 3r r प्लस 3 के बराबर होगा तो r तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो 3r होगा, अब पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तब समझ में आएगा ना, ये चीजें थोड़ी तो पढ़ी होगी आपने। या तो फिर इन दोनों का जो सम होगा वो 15 के बराबर होगा। भैया ये x है ये y है, तो x प्लस वाई एन के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो ध्यान से, इन दोनों का रेशियो जो है 2nc3 और nc2 का जो रेशियो है वो 44:3 है। तो आपको nc3 का मान बताना है भाई। nc3 का मान तो तभी मिलेगा ना जब n मिलेगा। पहले तो आपको n चाहिए ना, तभी तो nc3 निकाल पाएंगे। उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 2nc3 अपॉन nc2 बराबर 44/3। अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम फैक्टोरियल ओपन ही करेंगे, और कोई तो उपाय है नहीं। कई बार क्या होता है बच्चे पूछते हैं क्या करना है, अब यार इसमें क्या करोगे, अब फैक्टोरियल ओपन करो, फैक्टोरियल को ओपन करो। तो ये कितना हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। यार ये 2n नहीं होना चाहिए, 2n है कि 2 इंटू nc3 है। डीपीपी में यही था क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं एक बार, 2n है कि 2 इंटू nc3 है, पता नहीं, जो भी है फिलहाल जो है उस पर कर देता हूं मैं। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्या है मतलब, 2 इंटू nc3 है, ये तो नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होगा, रेशियो दिया है तो 2n ही होगा ना यार। नहीं, रेशियो दिया है तो 2n ही होगा। चलो जो भी, फिलहाल जो है वही कर रहा हूं मैं। nc2 क्या होगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 44/3। तो क्या कर सकते हैं हम अभी, देखिए 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और इस n फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 44/3। n माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ केवल 3 बचेगा, 2n माइनस 3 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब देखो n से n कट जाएगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 3n माइनस 1, ये हो जाएगा 44/3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 22। तो कितना हो जाएगा ये 4n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस 2 बराबर 22n माइनस का 22। तो 4n स्क्वायर माइनस का 28n प्लस का 24 बराबर 0। यदि हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6 बराबर 0। तो n बराबर 1 n बराबर 6। अब n बराबर 1 तो होगा नहीं, तो n बराबर 6 हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया 6, और n बराबर 6 आ गया तो ये बन जाएगा 6c3। और किसी का भी c3 कैसे निकालते हैं, 6 उससे एक कम उससे एक कम डिवाइडेड बाई 6, मतलब आंसर आ जाएगा 20 के बराबर। कितना आंसर आ जाएगा, 20 के बराबर। ठीक है, सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके, तो ये सब काम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको माथापच्ची यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 और 6 आई, 1 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी यार, 1c2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर 2c3 हो जाएगा यदि n बराबर 1 हो गया, तो इसका मतलब n बराबर 6 आपका है, n बराबर 1 नहीं हो सकता, n बराबर 1 नहीं हो सकता, n बराबर 1 नहीं हो सकता। और 1 होगा तो 1c3 थोड़ा निकलेगा। ठीक है, हाँ जी दिख रहा है बेटा। चलिए अब देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस 4y की पावर 17। कल भी मैं लास्ट में आपको
जो बाकी इसके आगे के डीपीपी के क्वेश्चन है वो करा दूंगा। 3x+4y की पावर 17 इन द एक्सपेंशन आर्म। आपको चाहिए सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से आपको क्या चाहिए, सेवेंथ टर्म चाहिए। देखिए सेवेंथ टर्म चाहिए तो याद रखिएगा सी के नीचे हमेशा 6 होता है, ठीक है। सेवेंथ टर्म में सी के नीचे क्या होगा, 6 होगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 17। पहले वाले की पावर, फर्स्ट की पावर हमेशा याद रखिएगा, पहले वाले की पावर हमेशा 17 माइनस, मतलब दिस माइनस दिस होता है, ठीक है। और दूसरे वाले की पावर क्या होता है, दूसरे वाले की पावर हमेशा क्या होता है, नीचे वाला होता है। दूसरे वाले की पावर हमेशा क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा। तो फिर दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड चाहिए, अंत से छठवां पद चाहिए। तो अंत से जो छठवां होगा वो शुरुआत से कौन से नंबर पर होगा, ठीक है, n-r+2। अब ये पता होना चाहिए फॉर्मूला ना, आरथ टर्म फ्रॉम एंड। देखो x+1 की पावर n के प्रसार में आरथ टर्म फ्रॉम एंड जो होता है, ये सब याद तो करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि वो तो सोचते हो क्यों याद करें यार, सीधे क्वेश्चन लगाएंगे ना, ये क्या जरूरत है ज्यादा दिमाग लगाने की, तो फिर वही गलती तो है। अंत से आरवां पद जो होगा वो शुरुआत से इस नंबर पर होगा। कम मेहनत में ज्यादा फल चाहते हो, मेहनत कम और फल ज्यादा चाहते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि बाकी लोग ज्यादा जो मेहनत कर रहे हैं उनको फल ना मिलकर आपको कैसे मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ भी ना आसान नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ आसान नहीं है और असंभव भी नहीं है, ये दो चीजें हैं। कुछ आसान नहीं है, ये आपको मेहनत करने के लिए जज्बा देगा, और कुछ असंभव नहीं है, जब आप कभी परेशान होगे तो ये आपको हिम्मत देगा, ठीक है। बाकी ये अब इनको आप नहीं मानते हो, फिर अपने आप को तो हमेशा लगता है कि मेरा हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये तो हमेशा आपको लगेगा, हमेशा। उससे थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण सोचिएगा। कमियां कई बार ना, हम कमियां जो है ना वो खुद में नहीं तलाशते, हम दूसरे में तलाशने का प्रयास करते हैं अपनी असफलताओं में। ये बहुत बड़ी गलत चीज है। खुद के अंदर कमियों के बारे में भी जरूरी है, आप दूसरे में मत तलाशिए कमियां, अपने अंदर की कमियों को दूर करिए, ठीक है। तो जो सिक्स टर्म फ्रॉम एंड होगा 11 2 13, मतलब सेवेंथ टर्म होगा बिगिनिंग से, सेवेंथ टर्म होगा बिगिनिंग से। तो सेवेंथ टर्म निकालना है तो सी के नीचे कितना हो जाएगा, 6, ऊपर हो जाएगा 11। पहले वाले की पावर, फर्स्ट टर्म की पावर 11 - 6 5, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होता है 6, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो 1/2 हो जाएगा, a की पावर 5, b की पावर 6। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसको उल्टा करके निकाल लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड तरीका ये कहता है कि आप इसको पलट दीजिए, b/2 + 2a कर लीजिए। इन दोनों को पलट के और इसका क्या निकाल लीजिए, सिक्स्थ टर्म निकाल लीजिए। तो सिक्स टर्म में c के नीचे कितना होगा, 5 होगा, ऊपर क्या होगा 11c 5, b/2 की पावर, b/2 की पावर, पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस जो कि 6, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होता है जो कि 5 हो जाएगा। तो 11c 5 और 11c 6 दोनों एक्चुअली में इक्वल हैं, b की पावर 6, a की पावर 5, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। तो देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 1/2 हो जाएगा, 11c 5, a की पावर 5 और b की पावर 6। ये दोनों चीजें एक ही हैं बेटा, क्योंकि 11c 5 और 11c 6 दोनों एक ही होते हैं। किस फॉर्मूले से होते हैं कि एनसीआर जो होता है वो NCn-r के बराबर होता है। थोड़ा सा ना ये सब चीजें आप पहले से पढ़कर आओगे तो, जितना मैं पढ़ाता हूं यदि वो सीक्वेंस अच्छे से समझ के आए हो तो फिर
क्वेश्चंस लगाने में थोड़ी कठिनाई कम होगी। देखो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, आप कितना भी कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ लीजिए, आप सारे क्वेश्चन नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके लिए आपको क्वेश्चन से ही लड़ना पड़ेगा। जैसे होता है ना बेटा कि आप क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस कितनी भी कर लीजिए, जब तक आप ग्राउंड में जाकर किसी टीम के खिलाफ नहीं खेलेंगे तब तक आपका जो तैयारी होगी वो पुख्ता नहीं होगी, चाहे आप नेट में कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कितने भी छक्के मार लीजिए, ग्राउंड में खेलना अलग चीज होती है। वैसे यहां पर भी है, ठीक है। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 7 चाहिए, ए की पावर 7 का गुणांक, ये सब बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। ए की पावर 7 का गुणांक यदि निकालना है तो आप एक ए को बाहर ले लीजिए, बाहर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर 3, और ए कॉमन हुआ है तो यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 13, यहां 3, यहां पर ए स्क्वायर। अब देखिए ए की पावर 13 है, मुझे चाहिए ए की पावर 7, तो नीचे मुझे चाहिए क्या 6। जब नीचे ए की पावर 6 आ जाएगा और ये कट कर ए की पावर 7 आ जाएगा, तो 6 कब आएगा जब इसकी पावर 3 होगा, जब इसकी पावर 3 होगा तो सी के नीचे भी 3 हुआ होगा, और इस 3 की पावर पक्का इन दोनों का माइनस हुआ होगा दिस, ठीक है। जब इसकी पावर 3 हुआ होगा तो इस 3 की पावर 10 हुआ होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 13 होने चाहिए, और जब इसकी पावर 3 हुआ है तो सी के नीचे भी 3 आया होगा, तो 13c3 3 की पावर 10, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये कोफिशिएंट निकालने का तरीका। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आएगा, तरीका तो हम यही लगाएंगे, सिवाय जब यहां पर एन वन आ जाएगा तो फिर आप जनरल मेथड वाला इस्तेमाल करना, TR+1 वाला इस्तेमाल करना। TR+ वाला मेथड क्या होता है, उसमें क्योंकि सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पर आप थोड़ा दिक्कत करोगे। TR+1 दूसरा तरीका यह है कि आप क्या करिए, तो फर्स्ट तरीका है जो कि देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आ जाएगा। आपको जनरल टर्म निकालना है, तो जनरल टर्म क्या होगा 13CR, ठीक है। जनरल टर्म क्या 13CR, फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस, सेकंड की पावर नीचे वाला R, तो 13CR 3 की पावर 13 माइनस R, ठीक है, और A की पावर 13 माइनस 2R, ठीक है। अब ये बताइए यदि मुझे A की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए बताइए, मुझे यहां पर 7 लेकर आना है ना भाई। यदि मैं यहां पर A की पावर 7 लिख दूं तो फिर इसको 7 बनाने के लिए जो R लेना पड़ेगा वो R हम मुझे यहां भी तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे A की पावर 7 बनाना है। तो मैं ये कहता हूं भाई 13 माइनस 2R 7 के बराबर कब होगा, ठीक है। 13 माइनस 2R 7 के बराबर कब होगा, तो कहोगे R बराबर 3। तो कहने का मतलब जब R बराबर 3 डालोगे तो ये 1 की पावर 7 हो जाएगा, तो R बराबर 3 आप यहां भी तो डालोगे, ठीक है। तो R बराबर, यदि R बराबर 3 डाल दोगे तो ये 13C3 और 3 की पावर 10 हो जाएगा, तब भी ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो कोफिशिएंट आप देखो, पहली डीपीपी में ज्यादा आसान क्वेश्चन है, दूसरे वाले में थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, और तीसरे वाले में शायद और अच्छे आ जाएंगे। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 का आपको गुणांक बताना है इसमें, तो मैं कहूं x की पावर 5 कब आया होगा, जब इसकी पावर 5 हुआ होगा, तो जब इसकी पावर 5 हुआ होगा तो c के नीचे भी 5 हुआ होगा, और इस 2 की पावर क्या हुआ होगा 12 माइनस 5 7 हुआ होगा, बस हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आसान है। द टर्म कंटेनिंग x, ठीक है, जिस पद में x आता है, मतलब x की पावर 1 का कोफिशिएंट बताना है कि किस टर्म में x आ रहा है, ठीक है। तो ये बताइए क्या करेंगे हम, मतलब कहने का यही तो मतलब है कि x का कोफिशिएंट जैसे हम निकालते हैं वहां पता लग जाएगा किस टर्म में है।
तो एक्स स्क्वायर बाहर लीजिए तो बाहर कितना आ जाएगा 10, और यहां क्या बन जाएगा 1/x³। एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो पावर 5 के साथ बाहर लेंगे ना बेटा, तो ये कितना बन जाएगा 10, तो 1 + 1/x³ हो जाएगा कि नहीं यार, कॉमन लेने तो आता है ना। कैसे भाई, एक्स स्क्वायर यहां है तो एक्स स्क्वायर यहां भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर यहां भी चाहिए, तो ये तो बाहर आ गए, और एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा ये। अब ये बताइए x का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब देखो x की पावर 10 है ना, जब x की पावर 9 मिलेगा तब यहां पर x मिलेगा, और x की पावर 9 कब मिलेगा, जब इसकी पावर 3 हुआ होगा। जब इसकी पावर 3 लेंगे तब x की पावर 9 मिलेगा नीचे, तब ये x का कोफिशिएंट आएगा, और जब इसकी पावर 3 लेंगे तो वो चौथा टर्म रहा होगा, फोर्थ टर्म रहा होगा। जब इसकी पावर 3 हुआ होगा तो पक्का है वो चौथा टर्म रहा होगा बेटा, क्या रहा होगा, फोर्थ टर्म रहा होगा। नहीं समझे, अरे यार ये बात बताओ, x की पावर जब 9 नीचे आएगा तभी तो वो कट कर x आएगा उस टर्म में, x की पावर 10 के साथ वो कट कर x की पावर 9 नीचे आएगा तभी तो x आएगा। 9 कब आया होगा, जब इसका आपने क्यूब किया होगा, और जब इसका क्यूब किया होगा तो वो चौथा टर्म होगा ना, क्योंकि जब इसका एक्सपेंशन करते हैं तो पहले टर्म में इसकी पावर 0 करते हैं, दूसरे टर्म में इसकी पावर 1 करते हैं, तीसरे टर्म में इसकी पावर 2 करते हैं, और चौथे टर्म में इसकी पावर 3 किया होगा, चौथा टर्म आ गया। समझ रहे मेरी बात को, सिंपल सा है यार, कि चौथे टर्म में तो अब आपने क्यूब किया होगा, और जब इसका क्यूब किया होगा तो x की पावर 9 नीचे आ गया होगा, और इसके साथ कट के x आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलो बाकी हम कल करेंगे क्वेश्चन इसके। ओके, और जल्दी मैं आपको PYQ का आनंद, तो आप PYQ का आनंद आपको कहां पर करना है, आनंद लेना है यूट्यूब पर, और जल्दी मैं आपको इसी वीक में प्रैक्टिस क्लास से रूबरू कराऊंगा, लंबी प्रैक्टिस क्लास से। समय सोचने दीजिए क्योंकि बहुत आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, सैटरडे संडे तो है ही है, उसके पहले यदि कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को, बोझ नहीं।